जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बिहार दरोगा मेंस का जो सेट चल रहा है उसका हम लोग सेट 3 कर रहे हैं। और ये सेट कराने के बाद मैं सभी की जो भी मैं टॉपिक जैसे यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है वेद से, तो वेद का मैं पूरा विश्लेषण लाऊंगा अगले क्लास में। और जैसे यहाँ वेक्टर है तो वेक्टर का पूरा विश्लेषण, मतलब हम लोग जिस भी टॉपिक का पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग तो सभी क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, 75 जीके होता है और 25 मैथ रीजनिंग। तो ये 75 जीके का पूरा तो हम लोग अभी देख लेंगे सेट में, मतलब इसको लगा लेंगे क्यूज की तरह। और इसका जो है ना 75 क्वेश्चन का जो भी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे ना उन सभी टॉपिकों का विश्लेषण, मतलब जैसे यहाँ पे मैंने दे रखा है तो इसका अच्छे से पूरा मैं लाऊंगा अगले क्लास में, जो कि आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा। क्योंकि मेरा मानना है कि जब भी आप पढ़ें उसका पूरा विश्लेषण करके जाएं। जब आप सेट लगा रहे हैं तो फिर उसका दोबारा विश्लेषण करें, ताकि आप जब एग्जाम में जाए तो आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से वेदों का सही कालानुक्रमिक क्या है। तो क्या है आपको पता है। तो सबसे पहले कौन सा वेद आया था, ऋग्वेद आया था, फिर उसके बाद में सामवेद, फिर उसके बाद में यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद। अब देखिए मैं इसको यहीं पे विश्लेषण कर सकता था, एक्सप्लेन कर सकता, लेकिन हम लोग इसके बाद में ऑलरेडी एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो हम लोग यहाँ पे टाइम लॉस नहीं करेंगे, बल्कि चलते हैं आगे बढ़ते हैं। दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है, दो वेक्टर जिनका मान अलग है वो क्या हो सकता है। तो क्या हो सकता है आपको पता है। तो उनकी दिशा अलग होगी, गलत। उनकी परिणामी शून्य होगा, गलत। उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है, मतलब उनका जो परिणाम होगा परिणाम, ठीक है, परिणामी जो होगा वो शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारा ये आंसर है, क्योंकि आपको पता है वेक्टर में परिणाम और दिशा दोनों होता है। ठीक है, और वहीं जो स्केलर होता है, वेक्टर मतलब सदिश, ठीक है, और स्केलर मतलब अदिश। तो अदिश में दिशा नहीं होता, उसमें केवल परिणाम होता है, लेकिन वेक्टर में परिणाम के साथ दिशा भी होती है, वो वाला बात करें। ठीक है, और ये आप लोग 11th में जब पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। पूरा वेक्टर के नाम से एक पूरा चैप्टर ही है। मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है। तो मोमबत्ती का आपको पता है कि दोनों होता है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि उसमें जो मोम का होता है, मोम जो पिघल के गिरता है नीचे, तो वो भौतिक परिवर्तन है, लेकिन उसमें जो रस्सी होती है, जो जलन दहन होता है, वो क्या होता है, वो आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। निम्न में से सही कथन चुनिए। ठीक, तो बिहार विधान परिषद सचिवालय 1952 से कार्य कर रहा है, नहीं, ये 1950 से है। ठीक है, ये गलत है। आज़ादी से पूर्व राय बहादुर सतीश चंद्र सिंह बहादुर विधान परिषद के पहले, नहीं भाई, इसमें एक अंग्रेज थे जिसका मांडे नाम था, कुछ अलग ही नाम था उनका। हाँ, सर वाल्टर मांडे नाम था। ठीक है, ये सतीश चंद्र सिन्हा नहीं, बल्कि सर वाल्टर मांडे थे, सर वाल्टर मांडे थे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा 1906। देखिए भाई, जब ये बात कर रहे हैं भारत शासन अधिनियम 1919, तो ये तो 1900 के आसपास होना चाहिए ना, 1919 के आसपास होना चाहिए, लेकिन ये तो 1936 है, ये तो तब यहाँ पर 1935 होना चाहिए। तो ये आप अगर आपका अगर सिविक सेंस लगाते हैं, मतलब सिविक सेंस बोले कि अगर सेंस लगाते हैं तो कॉमन सेंस से ही बन जाता कि ये 1936 नहीं होगा, बल्कि 1920 में बना था। ठीक है, तो ये गलत है। 1917 में बिहार और उड़ीसा को संयुक्त रूप से राज्यपाल प्रांत कहा जाता है, नहीं, ये 1917 में नहीं, बल्कि 1900 कब हुआ था, सही कथन 1917 से ही भाई, क्योंकि जब 1912 में हुआ था तो 1917 में बिहार और उड़ीसा को संयुक्त रूप से राज्यपाल प्रांत कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, मनुस्मृति किस विषय के साथ जुड़ा हुआ है। तो मनुस्मृति के बारे में भी मैंने ये पूरा कर रखा है, लेकिन इसमें अच्छा नहीं दिखेगा, मैं इसका अलग ही जो विश्लेषण लाऊंगा उसमें पूरा अच्छे से बताऊंगा, तो ये आपको पता चल जाएगा विधि का है। ठीक है, और आपको पता है कि मनुस्मृति को किसने फाड़ दिया था, भीमराव अम्बेडकर ने फाड़ दिया था। मराठा साम्राज्य छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या है। तो सबको पता है, रायगढ़। ठीक है, फिर है निम्नलिखित में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है। तो कौन सा होता है, न्यूटन का तीसरा नियम सबको पता है। सल्तनत काल के दौरान, यानी जो मेडिवल हिस्ट्री है, यानी दिल्ली सल्तनत है ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी। तो डैश का था, तो किसका था, ये आपको पता होना चाहिए, ये सैन्य विभाग का था।
कौन से विभाग का था? सैन्य विभाग। और इसको बनाने के कौन थे? तो इसको स्थापित करवाने वाले बलबन थे, ठीक है, गुलाम वंश के। पटना ये नहीं, निम्नलिखित में से किसमें कणों का आकार आरोही क्रम में होता है, मतलब आरोही क्रम में सजाना है, ठीक है। तो सबसे छोटा होता है कोई किसका? तो वास्तविक विलयन का, ठीक, फिर कोलाइडी विलयन का, फिर निलंबन का, ठीक है। तो ये आपका सही है। सबसे छोटा इसका होता है, फिर इसका होता है, फिर इसका होता है, ठीक है। मैंने ये सब बता रखा है, देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिख रहा होगा कि कौन का इतना है, इतना है। तो इसका पूरा विश्लेषण हम देंगे, ठीक है, इसके बाद में। पटना उच्च न्यायालय बिहार प्रांत का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। कब किया गया था आपको पता है? ये 3 फरवरी 1916 को किया गया था। और इसके बारे में अच्छे से हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे मैंने कर रखा है, ठीक है। बक्सर का युद्ध किस के बीच हुआ था? तो बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो सबको पता है, ये मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। और अंग्रेज में कौन था? हेक्टर मुनरो था, ठीक है। और मीर कासिम के साथ और भी लोग थे, ठीक है। मुगल साम्राज्य भी था, अवध का नवाब भी था। तो वो सब हम लोग इसका जब विश्लेषण करेंगे उसमें देख लेंगे, तो आपका ए सही हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से संगम साहित्य मुन्नेवार में कौन से 3 राज्यों का वर्णन किया गया है? तो कौन से 3 राज्यों का? तो आपको ये पता होगा, ये ऑलरेडी पीछे मैंने जो क्लास कराया हुआ है तो उसमें मैंने बताया था। तो इसका था चोल चेर पांडे, ठीक है। और चोल चेर पांडे से आपको पता है कि आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसका भी हम लोग विश्लेषण अच्छे से करेंगे। कौन सा समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? तो कौन सा समिति? देखिए, ताराकुंड समिति किससे था? तो ताराकुंड समिति आपकी ये चुनाव सुधार से था, सही है। थुंगन समिति जो है ये नहीं होगा, क्योंकि ये पंचायत समिति है, ठीक है, ये पंचायत समिति है। तो यही आपका संबंधित नहीं बोला है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। दिनेश गोस्वामी समिति ये भी हो जाएगा, इंद्रजीत गुप्ता समिति ये भी हो जाएगा। तो देखिए, विश्लेषण में मैंने बहुत सारे समिति भी दिया है, जैसे बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, ये सब आगे आते रहते हैं। तो इसका भी मैंने बताया है, तो आप जब हम लोग विश्लेषण देंगे तो उसमें ये सब देख लेंगे। सूर्य ग्रहण होता है, कब होता है आपको पता है? कि सूर्य ग्रहण मतलब ग्रहण, उसमें ग्रहण हम कब बोलते हैं? जब ना पृथ्वी से कोई, जैसे आपको पता है कि 3 ही चीज़ को पता है हम लोग को, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये होता है। और सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच खेला होता रहता है। तो जब सूर्य नहीं दिखाई देता ना, मतलब चंद्र के कारण, चंद्रमा के आने के कारण बीच में वो छुप जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सूर्य ग्रहण। उसी तरह जब सूर्य बीच में आ जाता है तो चंद्रमा नहीं दिखती है, वो छुप जाती है, तो उसको हम चंद्र ग्रहण बोलते हैं। तो सूर्य ग्रहण मतलब कौन बीच में आ गया? चंद्रमा बीच में हो तो, ठीक है। तो चंद्रमा में बीच आने की वजह से हम लोग उसको क्या बोलते हैं? चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण बोल रहे हैं सूर्य ग्रहण। और वहीं सूर्य बीच में आ जाएगा, जैसे सूर्य बीच ये सी वाला होता है, तो वो कौन सा होता है? चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फ के संदर्भ में गलत है? ठीक है, तो लसिका परिवहन का कार्य करती है, सही है, ठीक। लसिका प्लाज्मा के समान वह रंगहीन होता है, सही है, ठीक है। ये रंगहीन होता है और प्लाज्मा थोड़ा पीला सा होता है, मतलब वो भी रंगहीन माना जाता है। लेकिन ये आप बात करते हैं जब आपका कहीं कट जाता है ना, तो इसमें जो आपको नहीं बोलते हैं लसा लसी से टाइप निकलता है आपके ऊपर एकदम पानी की तरह, वही होता है हमारा लसिका। लसिका आंत्र से पाचित एवं अवशोषित अमीनो अम्ल का परिवहन करता है। नहीं, ये अमीनो अम्ल मतलब देखिए, अमीनो अम्ल क्या होता है? ये प्रोटीन का खंड है, ठीक है। तो प्रोटीन का पाचन तो ये प्रोटीन का पाचन और अवशोषित ये नहीं करेगी, ठीक है। तो ये गलत है और यही हमको पूछा था गलत। लसिका को लसिका वाहिनियों द्वारा एकत्र किया जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और लसिका के बारे में ना मैं पूरा अच्छे से बताऊंगा। देखिए, ये लसिका और देखिए कभी कभी ना लसिका और प्लाज्मा के बीच में ये भी मैंने कर रखा है, तो आपके लिए मैंने पूरा तैयार कर रखा है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। यूरोप के स्केच रिपोर्टर्स के लेखक हैं, तो रिपोर्टर्स के लेखक राम कुमार है, लेकिन ये बहुत फेमस है। राहुल संकीर्तन ये बहुत फेमस है, ठीक है। इनको पता है, ये जो घूमने वाले नहीं, यात्रियों का राजकुमार बोला जाता है इनको, जो ये घूमने वाले होते हैं इनको यात्रियों का राजकुमार बोले, यात्री साहित्य का राजकुमार बोला जाता है। मतलब ये तो साहित्यकार हैं, ठीक है। तो यात्रियों का राजकुमार तो कोई और घूमने वाला आपको पता है। तो ये यात्री साहित्य जो मतलब यात्रा का वृत्तांत लिखते हैं ना, जो केवल यात्रा के बारे में, जैसे तिब्बत घूमने गए तो वहाँ के बारे में मेरी यात्रा, ये सब घूमने गए तो उसके बारे में राहुल संकीर्तन बहुत लिखते हैं, इसलिए इनको यात्री साहित्य का राजकुमार बोलता है, ठीक है। कानून संप्रभु का आदेश है, कानून संप्रभु का आदेश है, ये कथन
किसका है? तो ये कथन किसका है? ये जॉन ऑस्टिन का है, ठीक है। तो इसी तरह बहुत सारे जैसे अरस्तु है, रूसो है, हॉब्स है, तो इनके भी सारे विश्लेषण हम लोग करेंगे। देखिए ये मैंने बीच में कर रखा है, तो ये हम लोग देख लेंगे। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच क्षेत्र को क्या कहते हैं? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं उष्णकटिबंध। अब देखिए ये सारी चीज़ पढ़ने के लिए ना आपको पता होना चाहिए। जैसे पृथ्वी की ताप कटिबंध आपको आना चाहिए, फिर पृथ्वी की वायु दाब पेटियाँ और भूमंडलीय पौने से कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो उसके बारे में बहुत सारे पढ़ने के लिए मैंने ये सब तैयार कर रखा है, तो हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे देखिए पूरा विश्लेषण दिया है। जैसे आप कभी पढ़ेंगे तो डोलड्रम का क्षेत्र कितना है, कितना से कितना बीच में आता है, हॉर्स पावर का कितना, मतलब हॉर्स अश्व अक्षांश, ये भी सब कुछ देते हैं। तो वो सब मैंने ये विश्लेषण करेंगे जब इसको कंप्लीट करने के बाद। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो महाभियोग आपको पता है अनुच्छेद 61 में, ठीक है। बाकी सबके बारे में हम लोग करेंगे। पूरा महाराष्ट्र जो क्या बोलते हैं राष्ट्रपति को ही खत्म कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो अपना ध्यान बनाए रखना। यहाँ पे पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ठीक है, और ये बहुत ही फेमस है भाई, जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। और बहुत भीड़ होता है, मतलब आप ना कभी बिना, जैसे कभी त्यौहार होता है, मान लीजिए इस टाइम में बीच में त्यौहार है, तो उस टाइम में गए तो आपको तो मानिए कि दिन भर लग जाएगा दर्शन पाने में, लेकिन बिना टाइम के भी गए ना फिर भी आपको 4 घंटे लगने हैं। मैं भी गया था भाई, मतलब बिना किसी त्यौहार के टाइम में, मतलब उस टाइम पीक टाइम पे नहीं था, ऐसे ही गया था, 4 घंटे लगे थे मुझको दर्शन के बाद, ठीक है। तो और पुरी में भी सब ये क्वेश्चन है ना कि किसने लिया था, तो ये आपको बता देते हैं। ये किया था अनंत वर्मन ने, ठीक है, आपको पता है। और इसके बारे में मैंने ये ऑलरेडी कर रखा है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे सभी। और भी जितने भी फेमस है ना जो मंदिर हैं, तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है? तो कैसे सुनिश्चित करती है? तो ये आपके हाइड्रा में मुकुलों का उद्भव समसूत्री विभाजन से होता है, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। अब देखिए इसके बारे में ना हम बहुत सारे मुकुलन, हाइड्रा जो और ये जीव विज्ञान के अन्य जनन विधियाँ भी हम लोग देखेंगे विश्लेषण में, ठीक है। तो देखिए मेरा मानना है कि ना देखिए केवल क्यूज लगाने से ना आदमी कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता है। और कभी भी देखिए क्यूज क्यों लगाया जाता है? मॉक टेस्ट लगाया जाता है स्पीड के लिए, ठीक है। नॉलेज के लिए कभी भी क्यूज मत लगाइए, मेरा जब तक मानिए। और एग्ज़ाम जब जाइए ना, तो एग्ज़ाम से जस्ट 5, 6, 10 दिन पहले केवल PIQ मार के जाइए, ठीक है। क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम के टाइम 5, 6 दिन पहले, 1 सप्ताह पहले भी अगर आप मॉक टेस्ट लगा के जा रहे हैं ना, तो वो आप बहुत गलती करके जा रहे हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट कभी लगाना ही नहीं चाहिए एग्ज़ाम के 5 से 10 दिन पहले। एग्ज़ाम के 10 दिन पहले आप केवल PIQ देखे जाइए, ठीक है। और PIQ का पूरा विश्लेषण जैसे हम लोग ये देख रहे हैं, ठीक है, तो इसका पूरा हम लोग विश्लेषण करेंगे। इस तरह से होता है, ना कि आप केवल क्यूज लगा लिए हो गया। इस तरह से आप पढ़ते रह जाएंगे पूरी ज़िंदगी, आप कभी मेरिट नहीं पाएंगे। हाँ पास कर लेंगे लेकिन मेरिट नहीं हो पाएगा आपका। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1980 में हुआ था, ठीक है। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो गियासपुर, ठीक है। कहाँ पे जी? तो आपको पता होना चाहिए ये गियासपुर में, ठीक है। और गियासपुर कहाँ है? तो दिल्ली में, ठीक है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का प्रतिशत कितना है? तो हर एक बच्चे को पता होना चाहिए ये क्वेश्चन का, तो 0.03%, ठीक है, मनुष्य में। और देखिए इसमें अगर कभी आ जाए ना तो 0.038% होता है, ठीक है। ये भी आप लोग थोड़ा दिमाग में रखिएगा। मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति कितना है? तो आपको पता है 20 हर्ट्ज, ये किलो हर्ट्ज है, देखिएगा इसमें गलती कर सकते हैं, ये नहीं होगा। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है। तो ये आपका सी वाला आंसर हो जाएगा। अब 20 हर्ट्ज से नीचे होगा तो अश्रव्य हो जाएगा, और 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर रहेगा तो पराश्रव्य हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप माइंड में रखिएगा, बाकी इसका भी पूरा विश्लेषण करेंगे तो पता चल जाएगा। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो किसमें? अनुच्छेद 51 के का। अब देखिए इसका हम लोग ऐसे करेंगे ना कि ये तो तीसरा सेट है, तो 1, 2, 3 सेटों का जितने भी टॉपिक है ना हम लोग ने पढ़ा है, मतलब क्वेश्चन किया है जितने भी टॉपिक्स हैं, तो उन सभी टॉपिकों का हम लोग अच्छे से कर लेंगे, ठीक है।
क्यूनिफॉर्म शब्दावली, क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध किससे है? तो किससे है आपका? तो ये मेसोपोटामिया के लेखन से है, ठीक है। मेसोपोटामिया किसके है? तो आपके लेखन से। विषुवत वर्षावन को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है? तो विषुवत वर्षावन को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका जाना जाता है सेल्वास। ओके। प्रेरी उत्तरी अमेरिका सबको पता है, ठीक है। किस वर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू की गई है? ये आप लोग कमेंट करना है कि ये भी बहुत पूछा जाता है और मैंने ये हज़ारों बार बता रखा है, पिछले भी वाला में बताया है, क्योंकि पिछला वाला में भी था ना, तो उसमें मैंने पूरा बता दिया था। किस वर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू की गई थी? तो किस वर्ष लागू की थी? फरवरी 2002 में। 2002 नहीं बल्कि 2000 में, ठीक है। और कब? 15 फरवरी को, ठीक है, याद रखिएगा, 15 फरवरी 2000 को। भारत के संविधान के उद्देशिका यानी प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो कौन से कथन सही है? तो उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये सही है, ठीक है। बल्कि उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है उद्देशिका परिवर्तनीय नहीं है। और ये सब कहाँ पे हुआ है, ये सब की चर्चा कहाँ हुई है, इसके बारे में भी हम लोग सब देखेंगे, ठीक है। देखिए ये उद्देशिका के बारे में ये मैंने दिया है ना, ये सब हम लोग देख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हो अच्छे से देखना पड़ेगा, ये था भाई, ये सब पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, सही है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहते हैं। हाँ हो तो जाएगा भाई। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान को स्थापित करना है, संविधान को स्थापित करना है, इसलिए तो उद्देशिका बना है, और उसको बढ़ाना तो कोई भी चाहेगा कि डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो ये सही है आपका, मतलब संविधान को इज्जत आगे बढ़े, ये तो सब कोई चाहेगा। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। तो हम लोग का ABC हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है ये बोला है, तो ये आपका हो जाएगा स्याही का सूखना, भूमिगत जल का ऊपर उठना, सूती कपड़े पर पानी की बूंदों का फैलना, पौधे की जड़ों से इसके पत्तों तक पानी का ऊपर उठना। भूमिगत जल का ऊपर उठना ये नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए पानी का स्तर नीचे से बढ़ रहा है, ये केशिकत्व का कारण नहीं है, ठीक है। तो ये आपका बी वाला आंसर हो जाएगा। एक परितंत्र में अपघटक कौन होते हैं? तो अपघटक आपको पता है, जो सड़े गले चीज़ों को खा के उसको क्या करते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं, तो कौन करते हैं? ये कवक और जीवाणु ही करेंगे, तो आपका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन से उष्ण एवं शुष्क पौने नहीं है? उष्ण एवं शुष्क पौने नहीं है, तो कौन है जी? तो ये आपका बोड़ा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बोड़ा क्या है आपका? अत्यधिक क्या है? एक ठंडा है, ठीक है, ठंडा पौने, ये ठंडी पौने। बाकी हरमटन, सिरोको, जोंडा ये क्या है? तो ये सब मैंने देख रहे हैं, ये सब मैंने दिया है, तो ये अगले क्लास में जब हम लोग विश्लेषण करेंगे ना, तो सब आपको पता चल जाएगा। मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल किससे संबंधित था? तो आपको पता है ओजोन परत के संरक्षण है, और इसी वजह से 16 सितंबर को हम लोग ओजोन दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लगे रहिएगा, आपको पूरा देखने को मिलेगा। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। वाह, देख रहे भाई, क्या ही मतलब देख रहे क्या हुआ था कि 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक, मतलब वो पूरा अपनी जवानी, मतलब पूरी अपनी ज़िंदगी वो काम करने में ही लगे। क्योंकि मान लीजिए अगर वो 15 साल से भी लगे होंगे ना, तो 40 साल यानी 55 साल तक काम करते रह गए, मतलब पूरी जवानी उसी में ख़त्म हो गई। भाई देखो क्या ज़िंदगी थी भाई। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? तो ये कहा, किसने कहा था? विलियम फिंच ने कहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि सौर ऊर्जा को
विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए आवश्यक तत्व है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो क्या है जी सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए? तो ये आपका हो जाएगा सिलिकॉन। क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया है? तो किस जिला को अपराधी घोषित किया गया है? तो सारण जिला को। ठीक है, फिर बोल रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो कुंवर सिंह द्वारा। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर सबको पता है। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया जाता है? तो किसे नियुक्त किया जाता है? आपको पता है, ये लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी के नेता को। ठीक है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो जाइलम किस लिए उत्तरदायी है? तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको नहीं पता होगा, क्योंकि 9th 10th में भी ये इतने अच्छे से पढ़ाया जाता है कि हर किसी को पता होता है। तो किसका होता है? तो जल और खनिज। ठीक है, यहाँ खनिज नहीं लिया, लेकिन जल और खनिज के वहन के लिए। ठीक है, सुआ निम्नलिखित देश में से किसकी राजधानी है? तो सुआ किसकी राजधानी है जी? तो सबको पता है, सुआ है फिजी की। ठीक है, हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? तो किसका? तो लोहा का। ठीक है, विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुआ था जी? 1945 में हुआ था। ठीक है, बाकी इसका विश्लेषण तो हम लोग करेंगे ही। ठीक, वाइमर संविधान में जर्मन की संसद को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो राइक्सराट। ठीक है, और डाइट किसका कहा जाता है? शोरा किसका कहा जाता है? असेंबली किसका कहा जाता है? ये सब हम लोग देखेंगे विश्लेषण में। निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करें तो किसका है जी? तो सबको पता है, रुकिए, ये हम लोग यहाँ पे देखिए, बहुत लोग ना जोग जलप्रपात मारता है, लेकिन जोग नहीं होता है, बल्कि हम लोग का कुंचिकल जलप्रपात होता है। आपका बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत लोग मारता है ये जोग जलप्रपात। ठीक है, जो कि गलत है। वो जब हम लोग विश्लेषण करेंगे ना, तो उसमें सारा चीज़ मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने का नहीं, मतलब आप लोग ना केवल जितने मैं सेट करा रहा हूँ, मतलब 5-6 सेट जो मैं करा रहा हूँ, 5-6 सेट को कराने के बाद जो विश्लेषण हम लोग करेंगे ना, उससे आप लोग का जो नॉलेज गेन होगा ना आपका, आप एक अलग लेवल में जा सकते हैं आप नॉलेज करके। ठीक है, वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है? तो किस विद्रोह का? तो सबको पता है, ये सन्यासी विद्रोह का। ठीक है, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य नहीं है, ये कौन है? ये मॉरिशस है। ठीक है, क्या आपको पता है? मालदीव है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, ये बहुत जितने भी मतलब ये भारत के पड़ोसी है, वो लगभग सभी हैं। ठीक है, भगोरिया त्यौहार राज्य में एक लोकप्रिय त्यौहार है। कौन से राज्य में है जी भगोरिया? तो ये सबको पता है कौन से? तो ये आपका मध्य प्रदेश में भगोरिया है। ठीक है, अब देख लो असम में क्या है? तो बिहू होता है। नागालैंड में क्या आता है? तो नागालैंड में हॉर्नबिल सबसे फेमस है। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव आपको पता है, गणेश चतुर्थी बहुत जोर शोर से मनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब होता है, लेकिन इसका विश्लेषण हम लोग करेंगे अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? तो गैसों से संबंधित नहीं है, तो वो है आपका फैराडे का नियम। ठीक है, जबकि बॉयल का नियम, गैर-लुसाक नियम, चार्ल्स का नियम, ये सब गैस से संबंधित है। ठीक है, और उसका भी अच्छे से देखेंगे। देखिए, ये मैंने पूरा अच्छे से दे रखा है, तो इसको हम लोग ना पूरा विश्लेषण के साथ देखेंगे। जब नहीं बोला कि जब क्लास करेंगे ना भाई विश्लेषण वाला, आप अलग लेवल का आपका नॉलेज होगा। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कांग्रेस के स्थापना के समय तो वो लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, डफर यानी डफरिन। निम्नलिखित में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो को पता है कौन कौन सुमेलित नहीं है? कावेरी, हेमवती सही है। गोदावरी, मूसी, गोदावरी मूसी नहीं है, बल्कि मूसी तो कृष्णा की है ना, तो ये ही आपका गलत है, तो यही सम्मिलित नहीं है। महानदी मान बिल्कुल सही है। कृष्णा, मालप्रभा ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसका भी मैंने पूरा तरह जितने भी मतलब दक्षिण
भारत में जितने भी थे ना, उसका सभी मैंने ये विश्लेषण दिया है। तो ये हम लोग करेंगे, जब हम लोग करेंगे ना विश्लेषण सब करेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आए हुए थे बीपीएससी एडीओ में, ठीक है। तो राज्यसभा का सभापति होने के लिए न्यूनतम, राज्यसभा का सदस्य के लिए तो कितना होना चाहिए जी? तो ये होना चाहिए आपका 30 वर्ष, ठीक है। वहाँ पे आया था, ठीक है, राज्यपाल से था। ये सब क्वेश्चन आपके बीपीएससी एडीओ में आए थे। यहाँ से एक क्वेश्चन था मुजफ्फरपुर बम मामले में, यहाँ से भी क्वेश्चन था आपके बीपीएससी एडीओ में, ठीक है। कौन था? तो 59 से जुड़ा हुआ है, तो कौन जुड़ा है? तो प्रफुल्ल चाकी, ठीक है। कौन जुड़ा हुआ है? तो प्रफुल्ल चाकी जुड़ा हुआ था, ठीक है। गुजरात में नवीन, देखिए इसका भी बारे में मैंने पूरा कर रखा है, तो इसका देखेंगे हम लोग, ठीक है। और यहाँ से ही क्वेश्चन था आपका, यहाँ से था, यहाँ से भी था क्वेश्चन, ठीक है, आपके बीपीएससी एडीओ जो जस्ट हुआ है। गुजरात में नवीन कॉप मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? गुजरात में नवीन कॉप मृदा को किस नाम से? तो ये किस नाम से जानते हैं? गोरुडू, गोरुडू। और देखिए माटा, भाटा, भंगर, ये सब हम लोग देखेंगे, ठीक है, विश्लेषण में पूरा देखेंगे। परावर्तन के नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह निम्न पर प्रकाश की किरणों के परावर्तन के लिए सत्य है। तो क्या है? तो आपको पता होना चाहिए। ये केवल समतल पृष्ठ के लिए सही है, केवल अवतल पृष्ठ के लिए सही है, केवल उत्तल पृष्ठ के लिए, ये तीनों के लिए होता है, ठीक है। तो फिर से सभी, और ये हम लोग पूरा देखेंगे, ठीक है। कहाँ कहाँ है ये पूरा विश्लेषण देखेंगे, तो टेंशन नहीं लेने का, सब हम करेंगे, ठीक है। निम्न में से कौन सा मिलान सही है? तो आपको बात याद आनी चाहिए। अंग कहाँ का था? अंग, तो अंग आपका चंपा, ठीक है, अंग चंपा है। काशी, वाराणसी था। कौशल, कौशल था श्रावस्ती, ठीक है। अवश्य कौशाम्बी, ठीक है। कौशल कौशाम्बी बहुत लोग कर लेंगे, ठीक है, कौशल बहुत लोग कौशाम्बी कर लेंगे, लेकिन कौशल था श्रावस्ती। और ये आपको पता होना चाहिए। देखिए बिहार में आपको कितना था? 3 ही था ना, जो कि अंग था, बज्जी था, मगध था, ठीक है। अंग, बज्जी और मगध, ये तीनों था बिहार से। और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में 8 था टोटल, ठीक है, यूपी में 8 था। तो ये सब हम लोग ना जब विश्लेषण करें ना, तो वहाँ पर सब देखेंगे। बाकी इसका तो आपको पता चले, कौशल का श्रावस्ती, वत्सा कौशाम्बी, और अंग का चंपा, और काशी का वाराणसी, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में से किस कहवा की किस्म का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है? तो किस कहवा की होता है? तो अब कौन कौन होता है? तो अरेबिका का, ठीक है। अरेबिका कर्नाटक में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है? सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है? ये पूछा ना, क्या शामिल है? तो क्या शामिल है जी? तो संघ एवं राज्यों के बीच तथा राज्यों एवं राज्यों के बीच विवादों का निपटारा, ठीक है, ये है मौलिक क्षेत्राधिकार में। एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? एल्बो, एल्बो मतलब कोहनी होता है ना, तो एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? तो ये एक प्रकार का हिंज ज्वाइंट है, ठीक है। और ज्वाइंट के बारे में भी हम लोग पूरा तरह देखेंगे, ये सब मैंने कर रखा है, इसका नोट्स बनाया है मैंने, ये मतलब जो भी रिवीजन है पूरा विश्लेषण के साथ तैयार किया हुआ है, केवल आप लोग कराना है। तो पहले हम लोग ये कर लेंगे ना, तब इसके बारे में हम लोग पूरा विश्लेषण देखेंगे, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना सबको पता है 1900 कितने में की गई थी जी? तो 82 में किया गया था, ठीक है। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और विश्लेषण में सब पता चल ही जाएगा। तमिलनाडु में कल्पक्कम किसके लिए प्रसिद्ध है? तमिलनाडु में कल्पक्कम किसके लिए प्रसिद्ध था? तो सबको पता है, यहाँ पर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, ठीक है। कल्पक्कम है, कायगा है, ठीक है, भाटा है, पर ये तारापुर है, सब आपको पता है, ठीक है। तो कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र है, तो आपको भी समझा। निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? तो किसने किया था जी? तो थे विनोबा भावे। मंत्रिपरिषद के साथ मुख्यमंत्री, इनके मुखिया के रूप में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने का संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो आपको पता होना चाहिए, यह आपके अनुच्छेद 163 में, ठीक है। तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सी जनजाति हिमालय की ऋत्विक घुमंतु पशुपालक जनजाति नहीं है? नहीं है बोला है, ठीक है। तो कौन नहीं है?
तो आपको पता होना चाहिए ये टोडा नहीं है, ठीक है। जबकि बकरवाल, गद्दी, भुटिया ये सब घुमंतु में आ जाती है, ठीक है। तो टोडा घुमंतु नहीं है, ठीक है। ये आपको पता नहीं चाहिए कि टोडा कहाँ पर है। तो ये आपको पूछा जाता है नीलगिरी की जो है ना, नीलगिरी पहाड़ी, वहाँ पे टोडा जनजाति बहुत पाई जाती है। ये नीलगिरी की फेमस जनजाति है। तो पूछता है, ठीक है, ये भी पूछता है कि नीलगिरी पहाड़ियों में कौन सी जनजाति होती है। तो ये आपका टोडा जनजाति है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किरचॉफ का धारा नियम डैश डैश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम डैश डैश संरक्षण पर आधारित है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए, किरचॉफ का धारा नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम किसके, ऊर्जा पर संरक्षण पर आधारित है, ठीक है। तो ये आपका याद होना चाहिए सी वाला, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में निम्नलिखित विशेषताएं। देखिए यहाँ से जब क्वेश्चन आते हैं ना तो बहुत लोग, देखिए आपका, देखिए अब मेरिट लिस्ट में आगे कब हो पाते हैं, जब सब किसी का क्वेश्चन नहीं बनता है और आपका सही हो गया तो आप वहाँ पे मेरिट से आगे निकल पाते हैं लड़कों से, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर सबको आता है और आपको मतलब सबको नहीं आता है और आपको वो क्वेश्चन है तो अब कई लोगों से आगे हो जाते हैं। तो वो होता है इसी तरह के क्वेश्चन का, क्योंकि बहुत लोग को आपको पता है कि इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते हैं। तो इस तरह से जब आप क्वेश्चन को सही कर पाते हैं ना तो आप उन लोग से बहुत आगे हो जाते हैं। तो इसी तरह मान लीजिए ये टॉपिक जैसे पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार से, तो हम लोग लाएंगे विश्लेषण ना तो पूरे बाजार का देखेंगे, ठीक है, कि मोनोपोली होता है, डुओपोली होता है, मतलब कौन कौन से बाजार होते हैं उसके बारे में भी पूरा करते हुए हम लोग लाएंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पर मैंने देखिए बता रखा है, ठीक है। यहाँ पर ये वो है, यहाँ पर देख सकते हैं क्रेता है, विक्रेता है, बाजार ज्ञान है, फिर प्रवेश निकास, यहाँ से अक्सर आपके क्वेश्चन में आते रहते हैं। देखिए मोनोपोली, ओलिगोपोली, ये सब एकाधिकार, ये सब बहुत सारे आपका है पॉइंट जो आपको यहाँ पे एग्जाम में आते रहते हैं। और आपको अब देखिए मैंने यहाँ पे ना वो भी बता रखा है कि परीक्षा के लिए कौन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने बता रखा है। तो विश्लेषण आप लोग कभी भी मतलब गलती से भी छोड़ मत दीजिएगा, ठीक है। एग्जाम में जाने से पहले आप विश्लेषण जरूर देख लेना, क्योंकि हम लोग 5 सेट करेंगे और 5 सेट के बाद में जो विश्लेषण करेंगे ना भाई, मतलब जितने भी हम लोग 5 के, देखिए हर एक सेट में 75 क्वेश्चन जीके का है और ये 5 है, तो 75 बच्चे कितना हो गया आपको 375 के आसपास, 375 के आसपास हुआ। अब गुणा कर लीजिएगा, पता नहीं कितना हुआ, ठीक। तो 375 जो क्वेश्चन करेंगे ना वो अलग ही लेवल का जाएगा, ठीक है। 375 टॉपिक का करेंगे, ना कि क्वेश्चन का, टॉपिक का, ठीक है। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में निम्नलिखित विशेषता है। तो बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता शामिल है, ठीक। तो ये आपका सही है कि बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता शामिल है, क्योंकि आपको जाते हैं बाजार में तो आपको पता है कि दुकान भी बहुत सारे हैं और लोग भी, मतलब कस्टमर भी बहुत सारे हैं। तो ये सही है। सभी फर्म समरूप वस्तुएं बनाती हैं, सभी फर्म जो फर्म है समरूप वस्तुएं बनाती है, हाँ ये सही है, ठीक है। प्रत्येक खरीदार और विक्रेता एक मूल्य लेने वाला है, तो हाँ वो अपना एक प्राइस तो रखते हैं, तो ये सही है। तो आपका तीनों सही है, ठीक है। अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन क्या है, तो अमोनियम आयन है एक संयोगी अम्ल है, ठीक है। तो अमोनियम क्या है, आयन क्या है, एक संयोगी। अब देखिए अमोनियम आयन के बारे में पढ़ने के लिए ये मैंने पूरा दे रखा है, ठीक है। अम्ल क्षार से रिलेटेड है, तो आपको पता है कि अम्ल क्षार में ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन हम लोग ये सब देखेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना, देखिए आप सेट मार रहे हैं, इसका फायदा कब होगा, जब हर एक क्वेश्चन का आप विश्लेषण कर पाएंगे तभी होगा, ठीक है। वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो कहाँ स्थित है, तो सबको पता है ये देहरादून में स्थित है, ठीक है। क्या, और देखिए मैं आपको बता दूं वानिकी अनुसंधान संस्थान, और ये यही तो मेरा, देखिए मैं जॉब करता हूँ इसी में, अनुसंधान संस्थान है ना, तो मैं अनुसंधान संस्थान में ही काम करता हूँ। लेकिन आपको पूरे देश में कितने अनुसंधान संस्थान, 113 है, तो 113 में मैं किसी एक में करता हूँ। तो सबका अपना स्पेशल जो अनुसंधान संस्थान है ना, सबका अपना स्पेशलिटी है। जैसे आलू का हो गया, मक्का का हो गया, बकरी का हो गया, और मेरा है समेकित कृषि का है, ठीक है।
मेरा वाला है समेकित कृषि का है, जो कि इंडिया में केवल एक ही है, और ये है वानिकी अनुसंधान जो कि देहरादून में। ठीक है, क्या होता है जब वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों को अधिकतम समय तक बाहर रखा जाता है, अधिकतम समय तक बाहर रखा जाता है तो क्या होता है, तो यह होता है भोजन में विद्यमान वसा और तेल ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। किस राज्य ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए वैश्विक केंद्र के तौर पर खुद को स्थापित करने के लिए भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट शुरू किया है, तो क्या क्या है, तो तेलंगाना ने किया है। ठीक है, अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 को किस देश द्वारा होस्ट किया जाएगा, तो किस देश द्वारा, तो जिम्बाब्वे और नामीबिया, क्या यही है क्या, तो लग तो रहा है यही है, तो हाँ जिम्बाब्वे और नामीबिया द्वारा किया गया है। ठीक है, अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का जिम्बाब्वे और नामीबिया द्वारा किया गया। ठीक है, देखने में मज़ा आएगा। नीतीश कुमार ने, अब देखिए इसके बारे में ना मैंने बहुत सारे देखे, अब ये भी देखे थे, क्वांटम टेक्नोलॉजी था तो मैंने देखे क्वांटम टेक्नोलॉजी से सारा विश्लेषण लाया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वांटम बिट्स, क्वांटम इंटेलिजेंस, महाराष्ट्र के पुणे में, ये सब क्या है, और इसके बारे में चलता था भारत की क्वांटम टेक्नोलॉजी रिवीजन चार्ट, ये सब मैंने लाया था। ठीक है, और यहाँ पे देखिए करंट अफेयर था जो भी स्पोर्ट्स से था, मैंने ये स्पोर्ट का पूरा ही करंट अफेयर ला दिया, क्योंकि स्पोर्ट पर रहता है, आपको पता है कि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आने हैं, तो ये मैंने पूरा लाया था। अब देखिए ICC टूर्नामेंट है जो भी है उसके बारे में भी मैंने पूरा लाया था, जैसे जिम्बाब्वे नामीबिया, ये सारा विश्लेषण था आपके क्वेश्चन का। ठीक है, नीतीश कुमार ने वर्ष 2025 में कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर इतिहास रच दिया था, तो कौन सी बार, ये इस बार 10वीं बार किया था। ठीक है, और मैं इसके बारे में लाया था। ठीक है, कि पहली बार शपथ कब हुआ था, दूसरी बार कब हुआ था, 9वीं बार कब हुआ था, क्योंकि उन्होंने अब दे दिया है, रिजाइन दे दिया है। ठीक है, त्यागपत्र दे दिया है मुख्यमंत्री से। इस टाइम तो आपको पता है कि सम्राट चौधरी है, ठीक है, जो कि बीजेपी आ गया है, तो कब बीजेपी रहा कब जदयू रहा, ये सब मैंने दे रखा, देख रहे हैं कितना बड़ा, मतलब केवल एक टॉपिक में और इतने चीज़ आपको पता हो जाएगा, जो कि आपके बिहार के एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और देखिए नियुक्तियाँ हैं, ये पूरा करंट अफेयर मैंने भी उठा दिया था। ठीक है, खेल जगत से, बिहार विषय धमाका से, सूचकांक और ये महत्वपूर्ण ऑपरेशन, ये सारे क्वेश्चन आपके आते रहते हैं, ये भी मैंने पूरे टॉपिक यहाँ पे लाया हुआ है। तो आप लोग जब विश्लेषण देखेंगे ना, आपको ऑलरेडी पता चलेगा, मतलब केवल आपके जीके का नहीं बल्कि आपके करंट अफेयर का भी और स्टैटिस्टिक्स का भी विश्लेषण मिलेगा। फातिमा बोस ने 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता, वह किस देश की प्रतिनिधित्व करती है, तो ब्राज़ील की। अब देखिए यहाँ से मैंने ये भी उठाया था कि प्रमुख शिखर सम्मेलन कब हुआ था, क्योंकि अब ये शिखर सम्मेलन देखेंगे, ये आपका है कि इन्होंने भारत में पहला मिस यूनिवर्स कब बना था, ये सब मैंने करा रखा है। ठीक है, विश्लेषण में, तो ये मैं बताऊँगा। और देखिए ये वाला क्वेश्चन है शिखर सम्मेलन से, तो ये मैंने शिखर सम्मेलन का पूरा लाया था कि कितने शिखर सम्मेलन अभी कितने होने वाले हैं, AI इम्पैक्ट, G7, ये सब मैंने विश्लेषण में लाया है। ठीक है, तो ये सब विश्लेषण करेंगे तभी तो आपका गेन होगा और एग्जाम में आप अच्छे परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो कौन सा देश COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है, तो कौन करने वाला है आपको पता है, तो वह है भाई, यहाँ पे ही देख लो क्या दिया है, COP30 2026 में कौन बोला है, तो अंतालिया तुर्की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुर्की। ठीक है, तो ये आपका 75 क्वेश्चन का क्यूज रहा। ठीक है, अब हम लोग मैथ्स भी देख लेंगे 25 इसके बाद में, और जो जैसे ये तो देखिए ये टोटल मैंने, ये आपका तीसरा था। ठीक है, तीसरा ये सेट था, तो इसके बाद में ना हम लोग ये चौथा भी देखेंगे, और टोटल लगभग मैं देख लेता हूँ कितने हैं सेट, मैंने पूरा देखा भी नहीं है कितने सेट हैं। ये आपका 5वां सेट रहा। ठीक, और भी आगे है क्या, देख लेते हैं, ये 8 सेट, लगभग हम लोग का 10 सेट है। ठीक है, ये कौन सा सेट है, चलिए कोई ना, हम लोग का 10 सेट है। ठीक है, 10 सेट है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 सेट जब कर लेंगे ना, तो उसका पूरा जो भी उसमें टॉपिक रहेंगे, तो टॉपिक वाइज उसका विश्लेषण लाएंगे, पूरे जो भी टॉपिक से वो क्वेश्चन रहेगा उसका पूरा विश्लेषण लेंगे, फिर 5 वाला कर लेंगे ना, फिर उसका लास्ट में विश्लेषण लेंगे, यानी 10 करने के बाद 2 बार विश्लेषण लाएगा, और दोनों विश्लेषण को जब आप कर लेंगे ना, फिर आपका नॉलेज जहाँ तक रहेगा ना, शायद
आप सोचे भी नहीं होंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो आपने यहाँ तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपना प्यार बनाए रहिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा जो भी मैं बोलता हूँ, ठीक है।